नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह आज भी टीम 11 के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। राज्य में अब हर दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के केस मिल रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को 1384 नए केस सामने आए। ये एक दिन में नए केस बढ़ने की दूसरी बड़ी संख्या थी। इसके पहले 11 जून को 1403 मरीज मिले थे। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 36,476 हो गई। हालांकि 24 घंटे के भीतर 645 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक 23,334 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 934 लोगों की मौत हुई है। अब राज्य में हर दिन 50,000 टेस्ट किए जाने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और दूत आगरा पहुंच चुके हैं। आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों को लेकर गहन मंथन हुआ और इसके साथ ही नियमों के पालन करवाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें, सोमवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद आगरा पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और सर्किट हाउस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमित मोहन ने कंटेनमेंट जोन के साथ शहर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शारीरिक दूरी का पालन करवाने के आदेश दिए और इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने कहा कि बारिश के चलते जल और मच्छर जनित बीमारियां बढ़ेंगी और ऐसे में सही तरीके से फार्मिंग और सैनिटाइजेशन होना चाहिए। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सोमवार को आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और धर्मसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया के भारी जमावड़े के कारण पुलिस ने कोर्ट परिसर के दरवाजे बंद कर दिए। आपको बता दें, अयोध्या ढांचा गिराए जाने के मामले में कुल 49 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसमें से 32 लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। कोर्ट पहुंचे धर्मसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि ढांचा ढहाने में उनका हाथ नहीं है, लेकिन उनकी हमेशा यह चाहत रही कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर बने और इसके लिए वह काम करते रहेंगे। संतोष ने राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार की ओर से बनाए गए ट्रस्ट पर सवाल उठाए। संतोष ने कहा कि ट्रस्ट में जो लोग शामिल किए गए उनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके 4 शीर्ष सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है, जिसे लेकर ग्रेटर नोएडा में मौजूद रक्षा विशेषज्ञ दानवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पुराने खेल और पैंतरे हैं और पाकिस्तान की मजबूरी है कि ये जो आतंकवादी संगठन हैं, जो इस्लामी ताकतें हैं, इनको खुश करके रखना। और उनकी तरफ से बहुत दबाव था जब से एफएटीएफ द्वारा इनके अकाउंट्स को ग्रे लिस्ट में डाला गया, सील करा गया। तो अभी यूनाइटेड नेशन में गए ये और बोला कि देखिए, इनके घर परिवार नहीं चल रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनको अनफ्रीज किया जाए। बेसिकली कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड सिर्फ एक है, वो है आतंकवाद और हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाना। और इस चीज़ का प्रेशर इनके ऊपर रहता है, सरकार के ऊपर, सेना की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, और जो माशरा है जो कि काफ़ी इस्लामीकरण जिसका हो चुका है, उसका भी बहुत प्रेशर रहता है ना, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। इकोनॉमी हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ी है, उसकी रक्षा सेनाएं जो हैं हिंदुस्तान से 3 से 4 गुना बड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान से काफ़ी पावरफुल है। लेकिन साथ ही साथ चाइना की समस्याएं भी ज़्यादा हैं, चाइना की दुश्मनी भी लोगों के साथ में ज़्यादा है, लैंड बॉर्डर्स भी ज़्यादा हैं। तो जब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदुस्तान उसके बराबर पड़ता है, कम किसी हालत में नहीं पड़ता है। और जैसा आपने बताया कि समुद्री सीमा
के अंदर भी प्रतिस्पर्धा है, समुद्री सीमा के अंदर भी चाइना की महत्वाकांक्षाएं हैं, और हमारे मित्र देश भी हैं समुद्री इलाकों में, जो कि हमारे को देखते हैं मदद के तौर पर, और अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। तो हिंदुस्तान के ऊपर जिम्मेवारी नैतिक भी है और सैन्य भी है। कानपुर हत्याकांड और विकास दुबे एनकाउंटर पर उठाए जा रहे सवालों और सीएम योगी की ओर से जांच के लिए किए गए आयोग के गठन पर बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, जिस तरह से ये बिकरू गांव के मसले और इस विकास दुबे नामक के अपराधी और इसके गिरोह के बारे में बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही हैं, और वो चाहे उसके जो एक बहुत लंबा चौड़ा सैकड़ों करोड़ का जो उसके आर्थिक पूरे विस्तार की बात आ रही है, उसके गिरोह की बात आ रही है, व्यवसायी और तमाम तरह के लोगों से पुलिस और तमाम तरह के लोगों से उसके नेक्सस की बात आ रही है। तो ये आयोग जो पूर्व जस्टिस के अध्यक्षता में ये काम करेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम स्वागत योग्य है, ताकि इस पूरे मामले की पर्दत पूरी खुलासा हो सके और पूरी सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। इसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह का कोई न्यायाधीश इसकी जांच करता, और जैसा तमाम दलों के लोग भी मांग कर रहे थे कि कोई जज से इसकी जांच कराई जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आयोग का गठन किया है, और मुझे लगता है कि ये पूरे मामले का इससे खुलासा होगा और सच सबके सामने आएगा। लगातार नहीं, निश्चित रूप से लॉकडाउन 2 के बाद लगातार कोरोना संक्रमित के केसेस बढ़े हैं। यदि अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो जैसा कि उत्तर प्रदेश को मैं देख रहा हूँ, 23,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों को पहुँच गए हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें पूरी तरह से, ये जागरूकता जन जन में पहुँचे और उसको पालन करें। और उसके अलावा जो स्वच्छता का अभियान है कि हर वीकेंड पे स्वच्छता की एक ड्राइव चलेगी, ताकि इस तरह के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। विकास दुबे प्रकरण में गठित एसआईटी जांच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी थे और वो उनका अंत हो गया, लेकिन जो जो किस्से हैं, जो उनके संबंध हैं, जो उन्होंने कृत किया, जो जो संपत्तियां हड़पी, जो संपत्तियां बनाई, वो पीछे छोड़ के गए। और उसमें कैसे अर्जित की, किन संबंधों से अर्जित की, कौन राजनेता साथ में थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। और उन संपत्तियों के बारे में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा भी सूचना मांगी गई है। वो सूचना मिलने के बाद वो जांच को कहाँ तक बढ़ाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राज्य सरकार ने इस विषय के ऊपर एक एसआईटी का गठन किया है, जिसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी जी, उनको उसकी अध्यक्षता में बना है। एक साथ में एडिशनल डीजी होंगे, एक डीआईजी होंगे, तो और जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो अच्छी बात है। क्या एक्सपर्टीज इनके पास में है जो एसआईटी गठित की है कि इसकी जानकारी करके और सरकार के सामने पेश कर दें। तो एक अहम सवाल ये भी है कि अब मामला इतना तूल पकड़ा और विकास दुबे के ये दुनिया में भी अब नहीं है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाने में इस तरह से एक दुर्दांत अपराधी को विकसित करने में किसका हाथ था, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था, इसके बारे में तो खुद सरकार बता सकती है, तो वो बताना चाहिए। कानपुर हत्याकांड की जांच पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि इस जांच में सब कुछ गोलमाल है। इसके अलावा भदौरिया ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी योगी सरकार को घेरा। देखिए, बड़ा अजीब सा मामला है। इसमें एक अधिकारी जो खबर देता है कि पुलिस आने वाली है, उस अधिकारी को बचाने के लिए उसका बड़ा अधिकारी एसआईटी का हेड बन के आता है,
वही एसआईटी का जब आदमी हेड बनता है फिर दोबारा से होता है तो पता चलता है, जब एक कमेटी बनती है उसी अपराधी का जब इनकाउंटर हो जाता है तो कमेटी बनती है तो पता चलता है उसमें एक आईपीएस ऑफिसर ऐसा है जो फर्जी इनकाउंटर में है। तो ये जो क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, लगता है कि सब गोलमाल है, जिसको कहते हैं सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब जबकि लगातार ये मांग हो रही है और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से, रिटायर्ड जज से या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करा के और उसकी जो सीडीआर है, कॉल डिटेल, थोड़ा पब्लिक करो तो पब्लिक को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो ना कि हकीकत में क्या बात है, कि किस नेताओं से उसके संबंध थे, किन अधिकारियों को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, कौन अधिकारी है, कौन नेता है जिसको सरकार बचाने के लिए इतना जोड़ तोड़ लगाई है, इतनी मेहनत कर रही है। सरकार ने पूरी जान लगा दी है कि कोई अधिकारी और नेता बच जाए। अरे ना तो आपका ना मेरा, आप उसकी सीडीआर पब्लिक कर दीजिए, जनता को पता चल जाएगा क्या सच था। दूध का दूध, पानी का पानी। जो व्यक्ति लास्ट 3 सालों में 15 साल विदेश गया हो और आपकी पुलिस और आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करता रहा, जो आपका एलआई वो क्या करती रही, 15-15 बार वो बाहर जा रहा है, आ रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके मतलब कोई ना कोई तो इनके साथ इन्वॉल्व है, किसी नेता का और किसी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट पक्का है, जिसको बचाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो यही मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से, आखिर आपकी व्यवस्था क्या थी जो इस कोरोना वायरस को बढ़ने से आप रोक नहीं पाए? आपकी फेलियर की वजह से पूरा देश मुसीबत में आ गया। अगर आपने उसी समय ट्रेन और उसी समय बस चला दी होती जब आपने लॉकडाउन किया था मार्च में, तो शायद इतना हर जगह तक फैलता नहीं है। या आपने दिसंबर में या जनवरी में ही जो आपने अपनी फ़्लाइट थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट आपने जो लैंड कर रही थी उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी होती, तो शायद हमारे देश के अंदर में ये कोरोना वायरस ना आ पाता। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसीबत ये है कि पहले देश के अंदर मुसीबत ले आते हैं, जब मुसीबत आ जाती है तब फिर दोष देने लगते हैं दूसरों का, जनता का दोष देना शुरू होता है। जनता की गलती नहीं है, न इस देशवासियों की गलती है, गलती सरकार की है, जो सरकार ने जनवरी में स्टेप नहीं लिया और मार्च में जब लॉकडाउन किया तो पहले 2 दिन का मोहलत नहीं दी, जिससे सब लोग अपने गांव घर पहुंच जाते। बाद में सारे पैदल चले हैं और कोरोना जो संक्रमित थे वो पैदल अगर चले हैं तो दूर दूर तक ये कोरोना वायरस फैला है। ये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपकी गलती की सजा पूरा देश भुगत रहा है, इस सरकार को, जनता को जानना चाहिए। देखिए, सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जिससे कि कम से कम 50% एम्प्लॉयमेंट पे काम करे और जो संस्थाएं हैं वहाँ पे जितनी से काम चल जाए उतनी एम्प्लॉय को बुलाए, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन कुछ परसेंटेज कम कर दे और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कर दे, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से कम्युनिटी फैलने जो होता है ना, कम्युनिटी में पूरी तरह ना फैल पाए। तो इसलिए उसको, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा एम्प्लॉय जो स्ट्रेंथ है एम्प्लॉय की वो कम करनी चाहिए ऑफिसों में। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के मामलों के साथ ही गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर की न्यायिक जांच और राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रूप में जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में देखें, मुख्यमंत्री के लाख दावे कि 50,000 रोज के जांच हो रहे हैं, बेडों का पूरा इंतजाम है, अगर आप स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो उसकी वास्तविकता पूरे जनता के सामने आ जाएगी। आज जांच के नाम पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, केवल कागजी आंकड़ों में अपने जांच की पुष्टि करके रोज केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और स्थलीय रूप से जीरो साबित होना कहीं ना कहीं इस सरकार की विफलता का एक बड़ा प्रमाण है। मुझे याद है कि इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने और तमाम इनके अधिकारियों ने ये कहा था कि हमारे पास 1.5 लाख बेड का इंतजाम है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो मरीजों को रखने के लिए बेडों का इंतजाम हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, या लखनऊ जहां राजधानी है यहाँ का मामला हो, यहाँ भी मरीजों की संख्या जिस रूप में बढ़ रही है, सरकार के पास ऐसे कोई इंतजाम नहीं है जहां पर वो मरीजों को रख सके। पूरी तरह यह सरकार केवल कागजी घोड़ा दौड़ाने में व्यस्त है। ये सरकार कोविड के मामले में पूरी तरह जानती है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की है तो शायद बहुत सारे राज पास हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जो आज दफन है, इनके तमाम नेता, मंत्री, विधायक, खासकर इनके कार्यकाल में पंचम तल के अधिकारी,
के साथ फोटो वायरल होना, आईपीएस अधिकारियों के साथ फोटो वायरल होना, ये रिश्ता कहलाता क्या है? कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, दबी हुई है, इसलिए केवल अपने ही सरकार की मशीनरी का उपयोग करके पूरी तरह मामले को दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से मांग किया था कि किसी रूप में, परिवार की भी मांग रही, लोगों की भी मांग रही कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जो वर्तमान में उनके देख रेख में कमेटी बनाई जाए और इनकाउंटर से लेकर जो भी मामला है, किन किन लोगों के साथ रिश्ता नाता, किन के साथ उठना बैठना रहा, व्यापारिक संबंध रहे, उन विषयों की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार लगातार इस अपराधी के तमाम उन विषयों के साथ जांच न करके बहुत सारे एक वर्ग विशेष को भी प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस एक परिवार है, विचारधारा है, और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जो लोग अगर आज कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों को यह भी चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि उनकी पहचान किसने बनाई। अगर अजय लल्लू एक मजदूर परिवार का लड़का अगर अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने वो सम्मान दिया। तमकुही की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, लेकिन सम्मान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया। और जिन लोगों की पहचान कांग्रेस से रही है, अगर कांग्रेस के वो सगे नहीं हैं तो वो किसी के सगे नहीं। देवादिदेव भगवान शिव की विशेष उपासना के माह यानी कि सावन में औधड़ दानी का दर्शन चरम पर है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों ने सावन के दूसरे सोमवार पर आज भगवान शिव का दर्शन पूजन किया। वाराणसी के साथ ही कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी के साथ अन्य शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोग भगवान शिव की आराधना में लीन हैं। इस बार सावन में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने के बाद लोग बड़ी संख्या में प्रदेश के विख्यात शिव मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को भक्त उमड़ पड़े। मंदिर के चारों तरफ लंबी लंबी कतार लगी है। पुलिस और मंदिर प्रशासन की देखरेख में यहां पर लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव का दर्शन पूजन कर रहे हैं। ताजनगरी आगरा के एतमादपुर तहसील के गांव जटवा के ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में बढ़ती गंदगी की वजह से ग्रामीणों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नाली का गंदा पानी घरों के बाहर जमा हो गया। प्रशासन से इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब इस मामले में एसडीएम प्रियंका सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला अब संज्ञान में आया है। टीम गठित की गई है जो निरीक्षण कर जल्द समस्याओं का समाधान करेगी। ये समस्या है, यहाँ पे न निकलने के लिए जगह है। बहुत दिन से मतलब ये शिकायत भी हो रही है, सांसद से भी की है, विधायक से भी की है, मंगल दिवस में भी की है, सुनवाई कोई नहीं हुई है। इसीलिए मतलब ये छोड़ के जा रहे हैं हम। तो ये पलायन का निर्णय क्यों किया आपने फिर? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है हमारी, मतलब ये कहते हैं हम तो जाना ही पड़ेगा। कोई राम प्रताप चौहान किसी उनसे भी कहते हैं, मतलब ये जब वोट लेने आते हैं तब कहते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आया। ये करीब हो गई आज करूँ 15 साल। हाँ, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं। सांसद हैं, प्रधान कोई विकास नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार कहती आई थी कि जब विकास सब आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करके बोलते हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, संज्ञान में मेरे मामला आ चुका है। हमने एक टीम भी गठित की है, बीडीओ साहब से बात हो गई है, वो मौके पे जाकर के मुआयना करेंगे। बाकी हमारी टीम भी इस पे जो रिपोर्ट देगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए थे। वह अपनी पत्नी और सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर के साथ कानपुर जा रहे थे। उनका आरोप है कि उनके पास डीजीपी कार्यालय से फोन आया और उन लोगों को बिकरू गांव जाने से रोक दिया गया। उन लोगों को कानपुर के बीच रास्ते से वापस आना पड़ा। नूतन ठाकुर ने बताया कि वह अपने पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के साथ कानपुर के बिकरू गांव जा रही थी। थाना चौबेपुर में घटी घटना समेत अन्य तमाम संबंधित घटना स्थलों पर जाकर उन्हें जानकारी प्राप्त करनी थी।
वे लोग इसीलिए वहां जा रहे थे। विकास दुबे इनकाउंटर के बाद घटी घटनाओं के संबंध में तथ्यों की जानकारी हेतु मैं और मेरे पति कानपुर जा रहे थे। तभी डीजीपी कार्यालय से फोन आया और यह कहा गया कि मेरे पति कानपुर नहीं जाएं और शीघ्र ही वापस लौटे। यह ऊपर का आदेश है, जिसके बाद हम लोग कानपुर नहीं गए और रास्ते से वापस लौट आए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर हम कानपुर चले ही जाते तो ऐसी क्या बात हो जाती और ऐसे कौन से तथ्य थे जो हमारे द्वारा सामने आ जाते जिसके कारण हमें कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी बदमाशों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। बीती रात एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पहुंची एसओजी टीम पर बदमाश और उसके साथियों ने पथराव कर दिया और इस कारण एसओजी टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश समेत 5 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं घटना के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कल शाम को क्राइम ब्रांच की टीम एक पूर्व के अपराधी के पूछताछ करने के लिए और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करने के लिए गई थी। उसी समय वो वहाँ से काली नदी में कूद करके और भाग गया और इन बिटवीन दूसरी तरफ से कुछ लोग आ गए थे जिसमें पुलिस पार्टी वापस लौट आई थी। उसमें जो कि पुलिस की कार्रवाई में उन लोगों ने विरोध किया था और सरकारी कार्य में बाधा डाला था, उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमने उनके जितने छिपने के ठिकाने थे उन पे दबिश दी है। कल रात भी दबिशें दी गई थी। लगातार प्रयास जारी है। आशा है कि शीघ्र ही जो भी दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करके उनको कानून के हाथ में लाया जाएगा। सर, उनके विरुद्ध कोई एफआईआर भी दर्ज कराई गई? हाँ, जैसा मैंने बताया उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत है और सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीटर जो उसको क्या आपराधिक इतिहास है, कितने मुकदमे उसमें दर्ज है? हाँ, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं और कई अभियोगों में है वो। अभी विस्तृत जानकारी की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बलरामपुर के निवासी सैन्य अधिकारी सुभान अली की पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान कुछ सैन्य सामान ले जाते वक्त उनकी जीप खाई में जा गिरी। सैन्य अधिकारी की शहादत की सूचना जब परिवार वालों को मिली तो पूरे परिवार में मातम छा गया। तो वहीं शहीद का शव उनके गांव न पहुंचने से सभी दुखी हैं, जिसको लेकर बसपा नेता मसूद आलम खान ने प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर देवी पाटन मंडल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सैन्य अधिकारी के शव की बरामदगी और उनके परिवार को सम्मान और मुआवजा देने की मांग की गई है। कमिश्नर देवी पाटन कार्यालय, कमिश्नर देवी पाटन मंडल गुंगा। आज आपको कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है क्या? कैसा ज्ञापन, किसके संबंध में है? जी हाँ, एक मसूद आलम खान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी का ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। इन्होंने अवगत कराया है कि श्री सुभान अली साहब सैन्य अधिकारी जो थे IAS, ये लेह में जो है तैनात थे और वहाँ जिप्सी के द्वारा जा रहे थे कहीं। फिर रास्ते में उनकी जीप कहीं गिर गई, कोई नदी में गिर गई और नदी में गिरने के बाद जो है उनका पता नहीं लगा। इससे उनका पूरा परिवार दुखी है। उनके पास फ़ोन नहीं आया, फ़ोन से काफ़ी प्रयास किया गया। उनके घर वालों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के साथ ही विंध्याचल धाम में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें, माता विंध्यवासिनी के भक्त अमिताभ बच्चन की माता रानी में विशेष आस्था है। अभिषेक के विवाह के पूर्व उन्होंने अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ पूजन किया था। बच्चन परिवार के कुशलता के लिए विशेष पूजा अर्चना विंध्य पंडा समाज के द्वारा की जा रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के लिए पूजा पाठ हो रहा है और अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय का माँ विंध्यवासिनी के दरबार में सिंदूरदान भी हो चुका है। उन पूरे परिवार की माँ विंध्यवासिनी के प्रति अपार श्रद्धा है और माँ विंध्यवासिनी उनके सपरिवार को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करेंगी, ये मेरी कामना है। विशेष पूजन चल रहा है जो है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी और उनके सब परिवार के स्वास्थ्य कामना के लिए हम लोग विंध्य पंडा समाज की तरफ से माता मंगला आरती में पूजा पाठ
श्रृंगार सब कुछ करवाया और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, यही कामना है पूरे जिंद क्षेत्र और जिंद पंडा समाज। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।